अभी जैसे सर आपने टीका वगैरह वाली बात की, एक हफ्ते पहले की ही न्यूज़ है कि बच्चों को टीका नहीं लगा लेकिन पोर्टल पर जो है डेटा अपडेट कर दिया गया। आपने स्वास्थ्य विभाग की बैठकों में सख्त चेतावनी दी है कई बार, कुछ क्या लग रहा है, पहले से हालत सुधरे हैं? हाँ, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट है। जितनी जगह सर आप डीएम रहे हो उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सी जगह थी? आई वुड से कि अलग अलग तरह के चैलेंज, जैसे वेस्टर्न यूपी का एक अलग मिजाज है, बागपत में किसान आंदोलन चलता है। सर कानपुर में जैसे अभी लेटेस्ट में एक ऑपरेशन चल रहा था महाकाल, कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे उस पर? हाँ बिल्कुल, जैसे शासन का दायित्व है कि जो शासन की पॉलिसीज़ को हम लोग ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क में हम लोग लागू करें। अगर आपके विभाग में कोई जो है सर किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार वगैरह के आरोप लगे तो फिर क्या मतलब प्रोसेस होता है? बहुत क्लियर कट रूल्स हैं उसके लिए। बहुत सारे स्टूडेंट एक्चुअली ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई यूपी पीसीएस के थ्रू एसडीएम बनता है तो मिनिमम उसको कितना टाइम लगता है आईएएस बनने या डीएम बनने तक? अरे ये बहुत अच्छे स्कोप्स है। तो क्या एक आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट को अपना कोई प्लान भी रखना चाहिए? आपने कुछ रखा था प्लान बी? सर जनवरी 2025 से आप कानपुर सिटी के डीएम हैं, आप इससे पहले कानपुर रूरल में भी डीएम रहे थे। दोनों में से ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा रहा? कानपुर नगर ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और मैं समझता हूँ कि मुझे एक अच्छा अवसर दिया शासन ने। कानपुर के लोग कैसे हैं? शानदार। अभी सर जैसे यूपी पीसीएस का इंट्रो होने वाला है, एक्चुअली ये सवाल सर उन स्टूडेंट का है। आप सर बहुत लंबा आपका एक्सपीरियंस है, आप अपने आप को उन नए बच्चों से नहीं कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं कानपुर के डीएम श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर यूपी पीसीएस से एसडीएम बन के और फिर डीएम बने हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रहने वाली है। बहुत सारे विषयों पे हम लोग बात करेंगे, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के मोटिवेशन से रिलेटेड से लेके कानपुर में किस तरह से सर के जो बहुत सारे काम हैं उनका लगातार जो है मीडिया वगैरह में चर्चा चलती रहती है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे थैंक यू पॉडकास्ट में। शुक्रिया बहुत बहुत ज्ञान जी। जी सर, थैंक यू, थैंक्स। सर सबसे पहले स्टार्टिंग से बताइए अपने बारे में, बैकग्राउंड क्या रहा आपका, एजुकेशन, डीएम बनने तक की जर्नी शॉर्ट में बताइए सर। ओके, तो मैं लखनऊ में पैदा हुआ ऑफ कोर्स, और फादर मेरे फ़रुखाबाद से हैं। वो लखनऊ में शिफ्ट हो गए थे 60s में 50s में, वो रेलवेज़ में जॉब करते थे। और फिर मैं लखनऊ में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा। मेरी सारी एजुकेशन लखनऊ में हुई और मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीजी किया 94 में। और उसी समय मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिए एंड आई वाज लकी कि मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। और फिर मैंने नौकरी जॉइन 97 में की। और पहले मैं भारतीय सूचना सेवा में था। भारतीय सूचना सेवा से फिर मैंने रिज़ाइन किया क्योंकि मैंने पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हो चुका था और इसमें मुझे ये चार्म था कि मैं अपने स्टेट में रहूँगा। तो यद्यपि एसडीएम बनते हैं इसमें पहले और बाद में प्रमोशंस होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसमें, तो इसलिए फिर मैंने उसको रिज़ाइन करके मैं इसमें आ गया। और उसके बाद में पीसीएस में मैंने बहुत सारे ज़िलों में काम किया और मेरी इस नौकरी की शुरुआत तो ऑफकोर्स नैनीताल से हुई थी, जो कि ट्रेनिंग होती है वहाँ पे पीसीएस में। और नैनीताल के बाद में बुलंदशहर, इटावा, बिजनौर, अलीगढ़, खीरी, मेरठ, बहुत सारे ज़िलों को करते हुए 2019 में मेरा प्रमोशन आईएएस में हुआ। और चूँकि सीनियरिटी हो जाती है तो 2013 बैच मुझे मिला। और उसके बाद में मैं निदेशक मंडी परिषद के पद पर रहा और जिलाधिकारी के रूप में ज्ञान जी। इससे पहले मैं यहाँ से पहले बागपत में था, बागपत से पहले देवरिया में था और देवरिया से पहले मैं कानपुर देहात में था। तो बचपन से ही सर डीएम बनने का सोचा था कि मतलब सरकारी नौकरी चाहिए थी बस किसी तरह? नहीं, बचपन से तो खैर मेरे ख्याल में बहुत ही कोई नहीं सोच पाता होगा। स्कूल टाइम मुझे लगता है कि मेरे फादर का विज़न था, बिकॉज वो बहुत, उनको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट था और वो वेरी वेल एजुकेटेड और ब्रिटिश पीरियड में भी पढ़े हुए थे। तो उनके मन में था कि हाँ बच्चे अच्छा करें लाइफ में, और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के एक एस्पिरेशंस होते हैं कि भाई बच्चे पढ़ लिख के आगे निकल जाएँ। तो उनकी आकांक्षाएँ थी। और हम लोग 5 भाई बहन हैं तो हम सभी लोग पढ़े लिखे अच्छे से और सभी लोग सफल हुए। डीएम होना कितना खास है, लेमैन भाषा में बताइए कि एक्चुअली में डीएम करता क्या है? डीएम के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है और मैं ऐसा देखता हूँ कि भारत में 700-725 ज़िले हैं, तो उसमें 150 करोड़ की आबादी है। तो जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो कानून की व्यवस्थाएं हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और ये जो पद है, ये ऐसा पद है कि सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करता है और संविधान के ढांचे में और जो पुराना इतिहास है
उसको मिलाकर ये पद डिलीवर करता है पब्लिक के वेलफेयर को। और एक चूँकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पद है तो पब्लिक से बहुत अच्छा कनेक्ट भी रहता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट पद है जो इस पूरे स्टील फ्रेम का एक इम्पॉर्टेंट पद है, बहुत जिम्मेदारी का पद है और बहुत दायित्व का पद है। और मैं समझता हूँ कि एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी व्यक्ति को कि वो किसी ज़िले के जिलाधिकारी के रूप में पोस्ट हो वहाँ पे, चाहे वो कानपुर हो और चाहे वो झांसी हो और चाहे वो कन्नूर हो और चाहे वो तिरुचिरापल्ली हो। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत यूनिक सा पद है। उसमें आप जो कर सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटी जिनको मिलती है, तो दे आर लकी आई वुड से, और बहुत कुछ करने का अपॉर्चुनिटी मिलती। जी। तो जैसे आपने पीसीएस जब दिया था तो मतलब पहले अटेम्प्ट में हो गया था कि कुछ अटेम्प्ट दिए थे? हाँ, मेरे काफ़ी सारे सिलेक्शंस हुए थे। 93 बैच का जो डिप्टी एसपी बैच था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो गया था पीसीएस में। और उसके बाद में 94 वाले में नहीं हुआ। और फिर उसके बाद 96 में पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम था, 97 बैच जिसे बोलते हैं हम लोग अब, उसमें मैंने टॉप किया था अपने बैच में। और फिर साथ साथ मेरा 97 बैच में ही भारतीय सूचना सेवा में हो गया था। मेरी 252 रैंक थी उस समय। तो 200 मैंने ज्वाइन किया था भारतीय सूचना सेवा को। हम लोग जयपुर में थे फाउंडेशन कोर्स में, और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है दिल्ली में, जेएनयू में, वहाँ मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। और चूँकि मुझे अपने स्टेट से थोड़ा लगाव था और हमारा जैसे घर परिवार सब लोग यहीं पे हैं, तो ये हुआ कि एसडीएम बन जाते हैं तो फिर अपने स्टेट में रहेंगे, तो वो एक थोड़ा सा लगाव था, चार्म था, तो उससे कारण से मैं फिर इसमें आ गया। और मैंने 98 से स्टार्ट कर दिया एसडीएमशिप और आज आपके साथ बैठा हूँ। तो सर आपने जैसे एग्ज़ाम दिया था, मीडियम कौन सा था उस टाइम? एग्ज़ाम में मैं इंग्लिश मीडियम में था। यदि भी मैं आपको बताना चाहूँगा मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, और मुझे वोकैबुलरी वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। और मैं बहुत मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग है कि मैं बीए पार्ट 1 तक मैंने पूरा हिंदी में लिखता था। मैं इनफैक्ट जो फिजिक्स, और मैं 12वीं तक मैंने वो भी किया है, इन साइंस साइड पढ़ा है, और मैं उसको भी सब हिंदी में लिखता था। मान लो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है, या घूर्णन के सिद्धांत अगर हम बोलें, प्रिंसिपल्स ऑफ टॉक एंड ऑल। लेकिन फिर मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है और तुम उसमें कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता था उस समय। लखनऊ में दिल्ली से न्यूज़पेपर आया करते थे शाम को जी। सुबह नहीं मिलते थे अच्छे न्यूज़पेपर इंग्लिश के, तो मैं दिल्ली के न्यूज़पेपर्स को शाम को ख़रीदता था। और फादर की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन कर रखा था। मैं हिंदी में कंफर्टेबल तो था, लेकिन मुझे लगा कि इंग्लिश भी ऑफ कोर्स एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो फिर मैं बीए पार्ट 2 से मैं इंग्लिश में शिफ्ट कर गया। और इनफैक्ट बीए पार्ट 2 में मैं आपको ज्ञान जी बताऊंगा कि मैंने कुछ पेपर हिंदी लैंग्वेज में दे दिए थे, कुछ इंग्लिश में दिए थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो फिर वो कुछ अच्छा सा रहा, नंबर्स भी कुछ अच्छे आ गए, तो फिर मैं इंग्लिश में स्विच कर गया। तो सौभाग्यवश मैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हूँ। तो सर आप जैसे आईएएस पीसीएस के तो ठीक है एग्ज़ाम दे रहे थे, वनडे वगैरह में भी कुछ दिए थे? किस में? वनडे के एग्ज़ाम्स जो पुलिस वाले? नहीं, वो मैंने नहीं दिए थे। अच्छा, वो दिए? हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैं एलआईसी का एग्ज़ाम एक बार ऐसे ही घर में ऐसी कुछ बात हुई कि भाई एग्ज़ाम, हमने कहा हाँ तो हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ करके तो देखो। तो मैं एलआईसी के क्लरिकल एग्ज़ाम में एक बार अपीयर हुआ था 93 में, और 93 में तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद वो नौकरी छोड़ना ना छोड़ना, फिर मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने क्लासेस नहीं करी, और फिर मेरा ये हुआ कि मेरा डिग्री का एग्ज़ाम था पीजी का, तो उन्होंने कहा साहब रेगुलर एम्प्लॉय तो डिग्री कैसे ले सकते हैं। सो देन आई रिज़ाइंड। तो पीपल वर सरप्राइज कि साहब लोग पढ़ते हैं नौकरी के लिए और ये कह रहे हैं कि इनको पीजी करना है, इसलिए ये एलआईसी की क्लरिकल नौकरी छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि मुझे नहीं संतुष्टि है इसमें, सो आई रिज़ाइन। सो आई बिकेम दैट वे आई बिकेम अनएम्प्लॉयड। और फिर मैंने दोबारा किया, फिर मुझे फेलोशिप मिल गई थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, तो मेरा काम चला है ना। हमारे जो रिसर्च हमारी प्रोफेसर थी, प्रोफेसर मनका खन्ना, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में इस समय वाइस चांसलर के पद पर भी हैं, शी वॉज माई रिसर्च गाइड ऑल्सो। तो मैं उस लाइन में गया और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो फिर मैं उस रास्ते पे चला गया। सर जैसे हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम लोग यूपी पीसीएस वगैरह की स्टेट पीसीएस की तैयारी कराते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एक्चुअली ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई यूपी पीसीएस के थ्रू एसडीएम बनता है तो मिनिमम उसको कितना टाइम लगता है आईएएस बनने या डीएम बनने तक? नहीं, ये बहुत अच्छे स्कोप्स है। देखिए ब्यूरोक्रेसी में बहुत एक्सपेंशन तो है ही, और अभी हाल में जो प्रमोशंस हुए हैं, मेरे एक कलीग रही हैं, मेरी जूनियर रही हैं नीलम जी, तो वो अभी उनके 20 साल नौकरी बाकी है और उन्हें आईएएस मिल चुका है। तो उस सेंस में सोचिए कि 20 साल की उनकी नौकरी बाकी है अभी, तो बहुत अच्छा स्कोप है। 12 साल से लेकर 20-22 साल लगते हैं। हम लोग को थोड़ा अधिक समय लगा, लेकिन जो नए बैचेज आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें, तो बहुत जल्दी जो हमारा नियुक्ति विभाग है देख रहा है, तो 12 साल का तो एलिजिबिलिटी है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने आपसे सीनियर हैं, कितने पद खाली हैं। तो उस हिसाब से 12 साल के बाद कभी भी हो सकता है, और बहुत तेज़ हो रहा है इस समय प्रमोशंस स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट से, और जो हमारा नियुक्ति विभाग है काफ़ी तेज़ प्रमोशंस चल रहे हैं इस समय।
जो लोग सर आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, जैसे आजकल तो सर बहुत कंपटीशन हो गया है, लाखों लोग जो है इसी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या एक आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट को अपना कोई प्लान भी रखना चाहिए? आपने कुछ रखा था प्लान बी? मैंने प्लान बी तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं नेट क्वालिफाइड था, यूजीसी नेट जो होता है लेक्चरर्स के लिए, और मेरा ऑल 4 फर्स्ट क्लास थी, तो शायद अगर मैं नहीं होता तो शायद लेक्चरशिप लाइन में जाता। और मेरे बहुत सारे मित्र विभिन्न कॉलेजेस में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर और डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल्स के पद पर हैं, मेरे मित्र हैं कई सारे। तो सर स्टूडेंट को क्या सलाह देंगे, उनको प्लान बी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नहीं, प्लान ए जो है उसको 90% एनर्जी देनी चाहिए कम से कम, और प्लान बी इसलिए रखना चाहिए कि लाइफ है और ईश्वर है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं, तो प्लान बी होना चाहिए, परंतु मेजर फोकस प्लान ए पर होना चाहिए। आजकल कई बार सर न्यूज़ में बहुत सारी कमेटी वगैरह जैसे बनती रहती हैं, उनके कुछ रिकमेंडेशन है कि यूपीएससी या आईएएस पीसीएस में जो एक्चुअली एस्पिरेंट्स की एज लिमिट कम कर देनी चाहिए। जैसे इस समय यूपी पीसीएस में 40 है, यूपीएससी वगैरह में 32 प्लस जो रिलैक्सेशंस हैं वो सब। आपको क्या लगता है, एज लिमिट 25 के आसपास कर देनी चाहिए, एज और अटेम्प्ट रिड्यूस करने चाहिए? मुझे लगता है ये पॉलिसी मेकर्स बता सकते हैं, मतलब बहुत उसमें सोचना पड़ेगा, उसके पहलू होते हैं बहुत सारे, इन एंड आउट्स होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं। बच्चे जो करना चाहते हैं, काफ़ी लोग मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग बिफोर 30 हो जाते हैं मेरी समझ में, और कुछ लोगों के सर्कमस्टांसेस हो सकता है कुछ विपरीत हो तो उन्हें समय लगता है, लेकिन अगर आप देखें तो 30 से पहले मैक्सिमम सिलेक्शंस हो जाते हैं, और कुछ टैलेंटेड लोग होते हैं जो 30 के बाद भी करते हैं। सो ये पॉलिसी मैटर है, तो गवर्नमेंट इस पर सारे पहलुओं को सोचकर, जो एक्सपर्ट हैं इसके, उनसे सलाह लेकर जो निर्णय करेगी वो सही होगा। जी। सीसेट पेपर सर जैसे अभी लेटेस्ट में जो है 2012 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ, आपको क्या लगता है ये सही पेपर है? इससे कुछ हाँ, एक एप्टीट्यूड होना चाहिए ज्ञान जी, जैसे सिविल सर्विसेज में जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है प्रॉब्लम्स की जो हम लोग फेस करते हैं, जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो एक एप्टीट्यूड की बात है। सिंपल सी हाई स्कूल लेवल की 8th लेवल की मैथमेटिक्स है, या रीजनिंग है, या कॉम्प्रीहेंशन है, अगर आप पब्लिक को सर्व करने वाले हैं, अगर मैं 60 लाख लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ कानपुर शहर में, तो अगर जो विभिन्न जो स्तरों की विभिन्न जटिलताओं की समस्याएं, लोगों के नज़रिए, पहलू, चीज़ों को समझने, तो सी सेट एक अच्छा इंडिकेटर है मेरी समझ में, और बच्चों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि वो क्वालिफाइंग सिर्फ है, टेस्ट है, क्वालिफाइंग है, तो अगर आप 100 में से 33 नंबर, 10 में से 3.25 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। कुछ बच्चे मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगते हैं कि कैसे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, और आप सब में ये क्षमता है, उसको बहुत थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना है, आसानी से हो जाता है, ऐसा कोई बाधा तो नहीं है। सर जनवरी 2025 से आप कानपुर सिटी के डीएम है, आप इससे पहले कानपुर रूरल में भी डीएम रहे थे, दोनों में से ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा रहा? कानपुर नगर ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, और मैं समझता हूँ कि मुझे एक अच्छा अवसर दिया शासन ने, और एक महानगर भी है और देहात भी है बहुत बड़ा। कानपुर में 10 ब्लॉक्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, महानगर तो विशेष है ही, तो मैं समझता हूँ कि कानपुर में काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और बड़े शहर के अपने चैलेंजेस होते हैं, तो आई एम लकी दैट आई एम हियर। कानपुर के लिए क्या प्राथमिकता है आपकी? कानपुर में जो, जैसे ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सिटी रहा है, लेकिन इनर सिटी में इंडस्ट्री तो डेवलप नहीं कर सकती है, तो हमें कानपुर एंड बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। जैसे क्रीडा है, कानपुर रीजनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का बात चल रही है कि कानपुर के जो सराउंडिंग्स हैं, उन्नाव है, फतेहपुर है, कानपुर देहात है, इधर हमीरपुर है, तो इन सबको मिलाकर हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे पास टैलेंट है कानपुर में, हमारे पास कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटी कानपुर हमारे पास में, तो यहाँ थिंक टैंक है। अब इसकी परिधि के एरिया को डेवलप करने का प्रयास शासन द्वारा भी और हमारे मंडलायुक्त पांडियन सर द्वारा किया जा रहा है कि वो यहाँ के लोगों का थिंक टैंक और ब्रेन और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका हम यूज़ करें और चारों दिशाओं में फैलें। जी, ये इंडस्ट्री जो है हमारी कानपुर देहात में भी लगे, और फतेहपुर में भी लगे, और हमारे जालौन में भी लगे, और इधर उन्नाव में भी लगे, तो मैं समझता हूँ कि कानपुर का तो एक फैलाव वाली बात है। दूसरा, कानपुर को एक बड़े शहरों की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मेट्रो का भी आप देख रहे हैं कि 2 फेजेस हो चुके हैं, 3rd फेज़ ऑन रोल होने वाला है। आउटर रिंग रोड कानपुर में एक बड़ा अचीवमेंट है, और आप समझ लीजिए कि काफ़ी वर्षों बाद एक इतनी बड़ी आउटर रिंग रोड बन रही है, जिसमें कि करीब 65 किलोमीटर अकेले कानपुर शहर में है, और इसमें आपको 9 इंटरचेंज मिलेंगे कानपुर की परिधि में। इन 9 इंटरचेंज से कानपुर के शहर में जो आना चाहते हैं, या कानपुर शहर से जो बाहर निकलना चाहते हैं, वो निकलेंगे, तो ट्रैफिक कंट्रोल अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है वो कंप्लीट है, इसी साल के अंत तक आई होप कि ये चालू हो जाएगा, और पब्लिक को 1 घंटे में वो यहाँ से एयरपोर्ट पहुँच सकेंगे, लखनऊ एयरपोर्ट पे।
तो इन परियोजनाओं को अच्छे से कर लेना एक ये विषय हो गया। दूसरा, किसी भी शहर की जो विषय होता है कि उसका अच्छा सीवरेज सिस्टम हो, अच्छा जल हो, वहाँ पर अच्छी जो क्लाइमेट है, जो वहाँ का AQI है वो अच्छा हो, उस पर भी काम चल रहा है। और इंडस्ट्री आप देखेंगे AQI कानपुर का अगर आप आज खुद भी चेक करें तो वो बिलो 100 ही आपको मिलेगा AQI कानपुर का। तो कानपुर का जो ये छवि कम से कम प्रदूषण के मामले में इम्प्रूवमेंट है। तीसरा, जो यहाँ का बहुत सारा जो इंडस्ट्री अभी है आस पड़ोस में है और जो गंगा जी में पानी मिलता है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान हमारे फंक्शनल हैं, मैंने खुद भी देखे हैं। और कुछ और भी जो हमारा NMCG है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उन्होंने भी इसमें और प्रोजेक्ट्स हमारे सैंक्शन किए हैं अभी हाल में, शायद आपने अखबार में पढ़ा हो। तो अच्छी सिविक कम्युनिटीज़ इंपॉर्टेंट है। हमारा जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो थिंक टैंक है, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यूज़ करके हम कानपुर और इसके सराउंडिंग को कैसे डेवलप करें, वो हमारा कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है। दिल्ली हावड़ा का मेन रूट है रेल का, और आप जानते होंगे टॉप 5 जो रेलवे के बिजिएस्ट स्टेशन हैं, करीब 270 से अधिक पैसेंजर ट्रेन हैं यहाँ रुकती हैं। और ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो कानपुर सेंट्रल से गुजरती हो और कानपुर में ना रुकती हो, ऐसी कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है। तो सब कुछ है, इसको अरेंज करने की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डीकंजेस्ट करने की बात है। और ये डीकंजेशन आपका आउटर रिंग रोड से काफ़ी होगा। और जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, शासन ने पुल स्वीकृत किए हैं, फ्लाईओवर स्वीकृत किए हैं, तो वो है। लास्ट जो बात अगर ज्ञान जी में कहूँ तो जो टेक हमारा वर्ल्ड है, जैसे IIT कानपुर से लिवरेज है, और जो हमारा मतलब बिल्डर सिस्टम है या जो हमारा इंडस्ट्री सिस्टम है, उसका फ्यूज़न की ज़रूरत है। जैसे एक नया अभी प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कानपुर IIT कानपुर में कि मेड टेक कर रहे हैं। जैसे IIT कानपुर खुद एक हॉस्पिटल डेवलप कर रहा है जहाँ पर वो बिल्कुल इनोवेटिव जो उनकी टेक्नोलॉजीज़ होंगी उससे वो अपना रिसर्च करेंगे और उसको प्रोटोटाइप्स को, डिवाइसेस को मेडिकल हॉस्पिटल में यूज़ भी करेंगे। अब ये जो हॉस्पिटल IIT कानपुर के कैंपस में बन रहा है, वो IIT कानपुर के जो एलुमनाइज हैं, इसमें इंडिगो के को-फाउंडर भी हैं, उन लोगों ने उसको फंड किया है। बहुत सारे जो शानदार बच्चे जो पढ़े हैं IIT कानपुर में, तो ये मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारा पब्लिक इंफ्रा है, जो आउटपुट आएगा, जो बड़े टेक इंडस्ट्रीज से आएगा, वो चारों तरफ हमें करना है। सिविक एमिनिटीज़ को स्ट्रीम करना है। और एक जो लास्ट बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रैफिक का इशू है कि कानपुर में ट्रैफिक के लिए हमारे कितने फ्लाईओवर्स हों, कहाँ से चौराहे हमारे डीकंजेस्ट हो जाएं, रोड की कैपेसिटी कहाँ कहाँ कैसे कैसे बढ़ जाए, ये सब आज के ज़माने में पॉसिबल है। इसमें थोड़ा सा जरूर पब्लिक से हमें कोऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे हर तबके के लोग हैं, गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, तो किसी को आसानी से उजाड़ना भी वो भी अच्छा नहीं होता है। तो इसमें एक बैलेंस बनाकर अगर हम फैसिलिटीज़ को इस प्रकार से कर सकें तो वो कानपुर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। डीकंजेशन चल रहा है, सिटी का जो इनर कंजेशन हमारा जो ट्रैफिक वाला है, उसको हमें स्ट्रीमलाइन करने के लिए मेरी समझ में अभी और काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जी। कानपुर के लोग कैसे हैं? शानदार, नेचर वगैरह? बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो, मुझे बहुत अनुभव है इधर उधर काम करने का, और मैं ऑफ कोर्स यूपी के बाहर भी काम कर ही चुका हूँ, दिल्ली में, राजस्थान में, और उसके अलावा यूपी के विभिन्न जिलों में काम कर चुका हूँ मैं, ईस्ट में, वेस्ट में और मध्य में। और मैं ये कह सकता हूँ कि जितना कानपुर के लोग प्यार करते हैं किसी भी अधिकारी से, और जो नेचुरल काम मेरा है, जो मेरी ड्यूटी है उसको करने के लिए भी वो इतना जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कानपुर से अधिक शानदार कहीं और के भी। सभी जगह के लोग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कानपुर के लोग शानदार हैं मेरे ख्याल से, तो मुझे इसमें कहने में कोई भी गुरेज नहीं है। जितनी जगह सर आप DM रहे हो, उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सी जगह थी? आई वुड से कि अलग अलग तरह के चैलेंज, जैसे वेस्टर्न यूपी का एक अलग मिजाज है, बागपत में किसान आंदोलन चलता है, ग्रीन बेल्ट है और वो हरित क्रांति से प्रभावित जगह है, और वहाँ के चौधरी लोगों का अलग सिस्टम है, एक अलग सोशल एनवायरनमेंट है। ईस्ट यूपी जब मैं देवरिया में रहा हूँ तो एक अलग वहाँ है, बिहार बॉर्डर पे है तो उसका अलग है। कानपुर देहात में रहा हूँ और कानपुर देहात और कानपुर नगर में भी अंतर है। तो मैं समझता हूँ कि हर शहर में कुछ ना कुछ अंतर होता है। कानपुर नगर एक बहुत ही मतलब शानदार शहर है, और मुझे तो, मैं कहूँ कि मुझे जीवन में जितने अनुभव मिले उसमें कानपुर से मुझे काफ़ी अनुभव मिले। कानपुर की सर, आपको शायद आपने सुना हो, लेटेस्ट में हैप्पीनेस इंडेक्स हुआ था कानपुर टॉप। हाँ, बिकॉज कानपुर के लोग मस्त मौला हैं, खुश रहते और वो थोड़े में भी बहुत खुश रहते हैं। और वो एक और अच्छी बात अगर मैं कहूँ कानपुर में जो मैंने फील किया है कि कानपुर में अमीरी और गरीबी में उतना खिंचाव नहीं है। जैसे जो नए डेवलपमेंट्स हैं, जो शहर है, बहुत सारे शहर हो सकते हैं, नोएडा हो सकता है, लखनऊ का जो एक्सटेंशन है, तो जैसे अमीरी गरीबी में कुछ खाई सी बढ़ जाती है, शायद ऐसा मुझे लगा। कानपुर में क्या है कि अमीर और गरीब के बीच में खाई नहीं दिखती है।
जो अमीर लोग भी हैं, आपके बहुत सारे करोड़पति इस शहर में हैं, तो वो अपने घर में काम करने वाली महिला से भी अम्मा करके बात कर लेंगे, भैया करके बात कर लेंगे, वो भी उनको नाम फर्स्ट नेम से बुला लेंगे कि अनूप सुनो मेरी बात। तो मुझे लगता है कि अमीरी गरीबी का खिंचाव कानपुर में नहीं है, जो कि बहुत सारे शहरों में हो जाता है। और लोग कहते हैं, मतलब मेरा अपना पर्सनल विचार है कि ये ऐसा कुछ कोलकाता में मैंने थोड़ा बहुत मैंने देखा है कि अमीर और गरीब साथ साथ का कोएग्जिस्टेंस जो है, सह अस्तित्व जो है, कानपुर में ज़्यादा स्मूथ है मेरी समझ में, अन्य बहुत सारे शहरों की तुलना में। जी, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है। अच्छा तालमेल है, एक दूसरे के प्रति कोई हिकारत नहीं है, एक दूसरे को एडजस्टमेंट करने की नीयत है, और कुछ प्रेम सा। फेस्टिवल्स भी आपने देखा होगा जनरली खूब साथ में मनाते हैं। हाँ, जम के मनाते हैं, और जम के मनाते हैं। ये बात तो सही है। सर, कानपुर में जैसे अभी लेटेस्ट में एक ऑपरेशन चल रहा था महाकानपुर, शिव प्रकाश डालना चाहेंगे उस पर? हाँ बिल्कुल, जैसे शासन का दायित्व है कि जो शासन की पॉलिसीज़ को हम लोग ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क में हम लोग लागू करें, और हम लोग अंपायरिंग की भूमिका में हैं। और इसमें मैं पुलिस कमिश्नर साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका ये उद्देश्य है कि जो ज़मीनों के खरीद फरोख्त के विषय में जो लोग भी हैं वो रूल्स को फॉलो करें। अगर कोई भी व्यक्ति रूल से बाहर जाकर किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर रहा है तो वो क्राइम है, और उसके प्रावधान है लॉ में। तो उन प्रावधानों के अंतर्गत जो भी दोषी होंगे उसको कोर्ट सजा देगा, और पुलिस का काम विवेचना करने का है, हम लोग का काम फैक्ट्स इकट्ठा करने का है। वी आर ट्राइंग कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो और लोगों को भरोसा हो कि जो हमारे पेपर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपरली अधिकारियों ने, अथॉरिटीज़ ने उसको स्क्रूटनाइज़ किया है और वो ट्रस्टवर्दी हैं। ये ट्रस्टवर्दीनेस के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई लोग उसको मैनिपुलेट करके गलत प्रकार से कर रहे हैं तो उन्हें रोका जाए, ये सरकार का काम है। सर, एक जैसे अभी लेटेस्ट में जो भी चीज़ें सोशल मीडिया वगैरह में हुई, उसके बारे में एक राय ये बन रही थी कि डीएम सर जिस भी डिपार्टमेंट में जो है जाने वाले होते हैं, या फिर जो है जैसे आप मान लो आपको कल जाना है, तो जैसे ही जाते हो मतलब हड़कम सा मच जाता है वहाँ, बिल्कुल जो है कि क्या हो गया, एकदम सब छटपटाने लगते हैं लोग। जो है ये थोड़ा सा फनी वे में लिख रहे थे कि डीएम सर जो एक तरह से गब्बर की तरह हैं। जैसे ही जो है कोई डिपार्टमेंट आया, वहाँ के लोग जो भी बेईमान वगैरह लोग होते हैं या फिर कुछ भी अपनी चीज़ों से नहीं वो ईमानदारी से कर रहे होते हैं, एक अलग सा डर हो जाता है उसमें। लोग सोर्स लगवाने लगते हैं कि अरे सर बचा लो ये। देखिए, ब्यूरोक्रेसी में बहुत लोग हैं, और आप हमेशा ये मानिए कि मैक्सिमम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा अपना पर्सनल मानना है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो अपने काम को उतनी निष्ठा से ना कर रहे हो, और अगर उन लोगों को टोका जाए, रोका जाए, तो बाकी लोग भी और मेहनत से काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लोग, हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी, आप देखिए कोरोना में देखिए, आप इलेक्शन के समय देखिए, लोगों ने अपनी जान पे खेल के भी काम किया है और हमेशा डिलीवर किया है। परंतु हो सकता है कुछ लोग हर जगह होते हैं और वहाँ पे उतने मेहनत से नहीं कर रहे हैं। तो मेरा काम है, शासन की नीतियाँ हैं इसके लिए, कि मैं उनको टोकूँ, रोकूँ, और वो लोग अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो फीडबैक मिलता है मुझे आप लोगों से, उससे लगता है कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी हैं, तो मुझे संतोष भी मिलता है। और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, इसके लिए हम लोग को निर्देश है कि ना केवल हम ऑफिस में रह जाएं, वरन फील्ड में भी जाएं। तो फील्ड में जाने से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, और मैं आप लोगों के सामने आता रहा हूँ बीच बीच में, और मेरा मानना है कि मैक्सिमम चीज़ें में काफ़ी इंप्रूवमेंट जहाँ जहाँ ज़रूरत थी लोगों ने किया है, और लोग अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एंड आई एम हैप्पी कि कानपुर की पब्लिक इतनी अच्छी है कि वो मेरे इस कार्यों को, जो मेरा दायित्व तो है वैसे तो, उसको इतना अप्रिशिएट कर दिया। मैं सौभाग्य समझता हूँ इसको अपना। अगर आपके विभाग में कोई जो है सर किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार वगैरह के आरोप लगे तो फिर क्या मतलब प्रोसेस होता है? बहुत क्लियर कट रूल्स हैं उसके लिए। अभी हमारे भी एक राजस्व कर्मी पे आरोप लगे हैं और उन पर भी कार्रवाई चल रही है। तो लॉ तो क्लियर है, इसमें बहुत पुराने से हैं, पहले से हैं, लागू करने की नीयत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी जो पूरी टीम है और हमारे जो अधिकारियों की टीम है, हमारा यही उद्देश्य है कि जो सही है वो हो, और सही के लिए शासन का पूरा समर्थन है। और ये एक अच्छा मौका है अधिकारियों के लिए इस शासन में साफ सुथरा पारदर्शिता से काम करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जो सही काम करे उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। अगर किसी को कोई गलत काम करेगा उसको टोका जाएगा, रोका जाएगा, और कानून की सीमाओं में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो की जाएगी। आपने स्वास्थ्य विभाग की बैठकों में सख्त चेतावनी दी है कई बार, कुछ क्या लग रहा है, पहले से हालत सुधरे हैं? हाँ बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट है सर्विसेज में, और हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत टफ कंडीशन में काम करते हैं, उनका नाम उतना शायद नहीं आ पाता है, और मैं उनका कितना भी धन्यवाद दूं। मैंने कहा कोरोना में मैं कानपुर देहात ज़िले में था, लोगों ने अपनी जान पे खेल के काम किया। इस समय सब लोग चले गए, उसमें डॉक्टर्स ने, कंपाउंडर्स ने, स्वीपर्स ने, नर्सेज ने, एएनएम्स ने, टीकाकरण में जाकर सब लोग अपने जब घरों में थे, हम लोग उनसे अपील कर रहे थे घर में रहें। और डॉक्टर्स और हमारे पुलिस के ऑफिसर, तो सब लोग काम करते हैं। कहीं कहीं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम लोग चेकिंग करते हैं, और उनको हम लोग वार्न भी करते हैं, और वार्न करने से सुधार काफ़ी लोगों में आ जाता है।
अगर सुधार गौर करने से नहीं आएगा तो उसके लिए प्रोसीजर्स हैं लॉ में, और सरकारी नौकरी जो भी करेगा उसको मानकों में, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, उसको मानकों में रहना होगा। अभी जैसे सर आपने टीका वगैरह वाली बात की, एक हफ्ते पहले की ही न्यूज़ है कि बच्चों को टीका नहीं लगा लेकिन पोर्टल पर जो है डेटा अपडेट कर दिया गया, इसमें आप ही ने एक्शन लिया है। हाँ, इसमें जैसे कई जगह जैसे डेटा है, मान लो टीके की वॉल्यूम है कि टीके कितने डोजेज लगे, और फिर उसको हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। और क्रॉस वेरिफिकेशन का सिस्टम इसीलिए है कि ताकि वो बात पकड़ जाए कि उन्होंने मान लो टीका पिलाया और अगर उन्होंने अपलोड नहीं किया तो गलत है, अपलोड किया परंतु पिलाया नहीं तो भी गलत है। तो ये जैसे 2 या 3 का 4 का कहीं डिफरेंस है, तो ये हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी है कि वो चीज़ें पकड़ जाती हैं, और उसमें हम लोग स्टाफ को वार्न करते हैं, ट्रेन करते हैं कि आपको पिलाना भी सही तरीके से है टीके की बूंद, और आपको रिकॉर्ड में भी लाना है ताकि चीज़ों को अच्छे से अभिलेखीकरण किया जा सके। अपने काम को ईमानदारी से करने में कितना पॉलिटिकल प्रेशर रहता है? ये पॉलिटिकल प्रेशर सही कामों के विपरीत कभी नहीं होता है। हमारे सभी मान्य जनप्रतिनिधि इस जनपद में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सहयोग करते हैं, और सभी मान्य जनप्रतिनिधियों का यही कहना रहता है कि जो सही काम है वो किया जाए, और मैं तो मुझे पर तो कोई दबाव को नहीं डालता। कभी ऐसा लगा कि सर्विस रूल्स और पॉलिटिकल जो है लॉयल्टी के बीच फंस गया? नहीं, मुझे नहीं लगा। मुझे सरकार ने हमेशा मौका दिया है, और मैं सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे एक अच्छा काम करने का मौका मिला है, और सब लोगों ने सपोर्ट ही किया है। जनता का भरोसा क्या जो है प्रशासनिक फैसलों पर थोड़ा कम होता जा रहा है ओवरऑल यूपी में? भाई आपने भी मुझसे कहा कि मुझे बहुत लोग अप्रिशिएट ओवरऑल यूपी नहीं, जैसे चीज़ों को पारदर्शिता से करना पड़ेगा और कसौटी पर कसना ही पड़ेगा, और आरटीआई अधिनियम है, बाकी चीज़ें हैं, तो ये कसौटी पर पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी हमारी है, पब्लिक के प्रति है, सिस्टम के प्रति है। तो अगर लोग अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं तो ये सामान्य बात है, स्वस्थ बात है। तो विश्वास बनेगा हमारे पारदर्शी काम करने से, और जहाँ पे काम किया है वो सरकार की विश्वसनीयता तो काफ़ी हाई लेवल पे है, ये सब आप सब लोग जानते हैं। जी सर, जैसे यूपी में भी थोड़े दिन पहले ही योगी जी ने कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया 7 सिटी में, तो उस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से डीएम की पोजीशन को कितना नुकसान हुआ? पहले से पावर बहुत सारी जो है मजिस्ट्रेट वाली नहीं, वगैरह। मैं इसको इस तरह से नहीं देखता। देखिए, ये जो बड़े महानगर हो जाते हैं उनकी जो परिस्थितियाँ अलग हो जाती हैं। जैसे बम्बई महानगर है तो वहाँ पे कमर्शियल सिस्टम है, दिल्ली है तो वहाँ पे महानगर सिस्टम है। तो ये बहुत नेचुरल बात है कि जैसे पुणे है, मान लो बम्बे है, या आपका मान लीजिए यूपी में अगर देखते हैं तो हम लोग जैसे आपका कानपुर शहर हो गया, तो लखनऊ है, बनारस है, ये बड़े शहर हैं। तो बड़े शहरों की जो इश्यूज डिफरेंट होते हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिए हैं, और उसके जनता को फ़ायदे भी हैं, और उसका जल्दी से निस्तारण भी हो जाता है उसका। तो मैं इसको इस पद या उस पद से नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि जनता की रिक्वायरमेंट क्या है। पद जो हैं, जो प्रोफाइल्स हैं, जो रोल्स हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट में और पब्लिक को सर्विसेज देने के लिए हैं। तो सही सवाल तो ये है कि पब्लिक को सर्विसेज में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, पब्लिक का डिस्पोजल में क्या अंतर हुआ, डिलीवरी में क्या अंतर हुआ। तो सर क्या अंतर हुआ वही मैं समझता हूँ कि पब्लिक को वहाँ पर जो से कोई बहुत सारे प्रोसीजर्स में पुलिस की रिपोर्ट है, फिर यहाँ आ रही है, उसमें कभी गैप्स होते थे, तो अगर मान लो वो रिपोर्ट है 116 वगैरह के विषय में, तो वहीं के अगर पुलिस अधिकारी सुन रहे हैं तो पब्लिक को वहीं का वहीं कहने का मौका मिल रहा है, और उन्हीं के अधिकारी, मान लो एसएचओ ने रिपोर्ट दी तो हमारे एसीपी साहबान है या डीसीपी साहबान है, वो उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो शासन ने सोच समझ के निर्णय लिए होते हैं, और किसी भी निर्णय के हमेशा के 2 पहलू हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि व्यापक हित में है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, ये बड़े महानगरों का एक फीचर है। तो ये मेरी समझ में तो स्वस्थ परंपरा है। नहीं सर, ये एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि जब ये लागू हुआ था तो कई सारे हमारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि कमिश्नरेट सिस्टम में तो जो है डीएम की पावर कम हो जाती है, फिर एसडीएम बनने से फायदा क्या हुआ, फिर डीएसपी के लिए ऑप्ट कर देंगे क्या? आप जैसे पुलिस विभाग हमारा एक बहुत ही फ्रंट लाइन डिपार्टमेंट है, और अगर मैं और आप सुरक्षित हैं तो उसका श्रेय पुलिस विभाग को जाता है, इससे तो आप सहमत होंगे। जो हमारा कोऑर्डिनेशन का काम है एसडीएम का, वो इतने अधिक कार्य है कि उसको अच्छे से कर ले। तो मैं समझता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में मेरे पास जितना कार्य है उसको मैं अच्छे से कर लूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तो पुलिस विभाग हमारा एक कॉम्पिटेंट विभाग है, और जितने भी बड़े शहर होते हैं, जितने भी बड़े महानगर हैं देश में या विदेश में भी, आप देखेंगे पुलिस की पावर्स मौके पर निर्णय लेने के अनुसार होनी चाहिए, क्विक डिसीजन होना चाहिए। तो एसडीएम के पास है, डिस्ट्रिक्ट के पास जितना काम है उसको अच्छे से कर ले, मेरी समझ में तो ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक। नहीं, वो स्टूडेंट सर वो रहता है ना, जैसे मान लो कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, अब वो जो है कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि अब मैं आगे एसडीएम नंबर 1 पे भरूँ सर कि डीएसपी नंबर 1 पे भरूँ। तो आप समझ रहे ना कि भाई डीएसपी। भाई मैं स्टूडेंट्स को तो मैं ये कह सकता हूँ कि चीज़ों को समझने की कोशिश करें, जिनसे सलाह ले सकते हैं आसपास में सलाह ले लें,
और पहले सिस्टम में आने की कोशिश करें। उन्हें मौके मिलेंगे कि वो ऊपर जाते हैं, नीचे कहाँ जाते हैं, और उसके बेसिस पे चॉइस में किसी को यूनिफॉर्म फोर्सेस पसंद होती हैं, किसी को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पसंद होता है, तो इट्स पर्सनल चॉइस। बट आई वुड से कि काम करने की अपॉर्चुनिटी सब जगह बहुत है, और वर्तमान में तो मैं समझता हूँ और भी अधिक है। तो आई वेलकम ऑल स्टूडेंट्स कि कुछ भी करें, अपने मन से करें। लॉज का फ्रेमवर्क है और पब्लिक का काम करना है आपको, चाहे आप पुलिस बन के करें, चाहे आप एसडीएम बन के करें। तो उस नज़रिए से सोचिए कि आप पब्लिक के कार्य करने के लिए हैं, और उसके एवज में आपको सुविधाएं बहुत सारी सरकार देती है। तो पुलिस के थ्रू करें, एसडीएम के थ्रू करें, आपके पास काम तो बहुत ज़्यादा है, और आप अच्छे से करेंगे तो आपको हर जगह अच्छा लगेगा। अभी सर जैसे यूपीपीसीएस का इंटरव्यू होने वाला है, एक्चुअली ये सवाल सर उन स्टूडेंट का है। आप सर बहुत लंबा आपका एक्सपीरियंस है, आप अपने आप को उन नए बच्चों से नहीं कह सकते हैं। आप जो है मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत भयानक एक्सपीरियंस है आपका। वो जो है सर ये पूछेंगे ज़रूर कि अभी जो आने वाला इंटरव्यू है उसमें एसडीएम नंबर 1 पे पड़े कि डीएसपी, आप क्या कहते हैं? नहीं, ये सब लोग जानते हैं कि आज भी जो आईएएस में, सिविल सर्विसेज में और पीसीएस में फर्स्ट चॉइस तो सभी की आईएएस बनने की रहती है। उसी प्रकार से पीसीएस में फर्स्ट चॉइस तो एसडीएम बनने की रहती है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोग एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट परंपरा रूल्स तो यही हैं, और सबका मेन स्वभाव तो यही है कि जो बनना चाहता है, चाहे वो खुद हो या उसके घर वाले या माता पिता भी, वो अपने बच्चे को आईएएस बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। उसी प्रकार से जो पीसीएस में आना चाहते हैं, तो मैं तो अगर मुझे कोई कहेगा तो मुझे तो बहुत क्लैरिटी आज भी है कि एसडीएम का पद बहुत अच्छा पद है, और बहुत मौके देता है काम करने का अलग अलग विधाओं में। इसमें बिल्कुल मोनोटनस आप नहीं होते हैं, और 20 डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। मैं खुद काम कर चुका हूँ 10-12 डिपार्टमेंट में, पीसीएस रहते हुए भी और बाद में भी। तो मुझे लगता है कि एसडीएम अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं, मुझे तो क्लैरिटी आज भी है। हाँ, मुझे इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सर जैसे आप माफिया क्रिमिनल्स वगैरह पे बहुत सारे जो है एक्शंस आपके होते हैं, कभी धमकियाँ वगैरह नहीं मिलती, डर नहीं लगता? नहीं, फॉर्चुनेटली मुझे किसी ने कोई धमकी आज तक तो नहीं अच्छा, नहीं दी है, नो नो नो, वहाँ तक आ ही नहीं। आई डोंट नो। जी, बहुत अच्छी बात है। कोई नेता कभी फ़ोन करके किसी ने कहा है कि इस क्रिमिनल को छोड़ दो, तो डीएम का क्या एक्शन होता है? क्रिमिनल्स के सापेक्ष हम लोग पास वैसे भी फोन नहीं आते हैं, और शासन की नीति बिल्कुल क्लियर कट है। और आज के ज़माने में जो नए हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है, जी। नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग पर हैं, कैमरे हैं, बॉडी कैम्स हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी, बाहर जो धारणाएं हैं और जो अंदर का यथार्थ, इसमें काफ़ी अंतर है, और काफ़ी खुला हाथ है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से पुलिस विभाग को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, सही काम करें, और सही काम में सरकार डिफेंड करती है। जनता का भरोसा ज़्यादा जरूरी लगता है आपको कि सरकार का? दोनों का भरोसा इंपॉर्टेंट है, और सरकार को जनता के भरोसे की ज़रूरत होती है, और अधिकारी जब अच्छा काम करते हैं तो सरकार का भरोसा हमेशा बढ़ता है। एक ऑनेस्ट डीएम के ट्रांसफ़र को आप क्या मानते हैं, पनिशमेंट या प्रमोशन? इन तो ये ट्रांसफर ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी से कोई मतलब नहीं, शासन की उपयोगिता देखती है अधिकारी, कौन अधिकारी किस कार्य के लिए उपयुक्त है। और मैं समझता हूँ ट्रांसफर तो सभी के होते रहते हैं, मेरे भी हुए हैं, और सभी के होते हैं, वो तो पार्ट ऑफ जॉब है। अपना काम जहाँ है अच्छे से करना चाहिए। जैसे एक सर वो थोड़ा सा नैरेटिव है कि एक बड़े फेमस आईएएस ऑफिसर है रोज खेमका जी, कि वो जो है हर 5-6 महीने या 1 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब मुझे उनके कहने के बारे में उतना पता नहीं है, तो मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश शासन के में काम कर रहा हूँ इतने सालों से, तो मुझे तो इस विषय में कोई दिक्कत नहीं हुई। आपके कितने बार ट्रांसफ़र हुए? रूटीन ट्रांसफर्स हुए हैं, जो ट्रांसफर्स होते हैं हमारे, और हुए होंगे, मतलब 15-20 बार हुए होंगे पिछले 28 साल में। सिस्टम को आप एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे? सिस्टम इज़ ह्यूज, और सिस्टम में बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, और पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करने के लिए उसको यूज़ करना पड़ता है, और सिस्टम को चलाने के लिए लोग हैं। तो लोगों का जो भावना है, जो सेवा भाव जहाँ अच्छा है, वही सिस्टम बहुत अच्छा डिलीवर करता है। जहाँ पर सेवा भाव कुछ कम हो जाता है, कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो वही सिस्टम कम डिलीवर कर पाता है। तो जहाँ पर सेवा भाव है तो सिस्टम तो बहुत रोबस्ट है, बहुत सॉलिड है, और बहुत तपा तपाया है। तो मैं समझता हूँ कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो डिलीवर करें, और पॉलिटिकल सिस्टम जितना सपोर्ट कर रहा है इस समय, तो उसको और मौका है अच्छा काम करने का। क्या वाकई फियर से काम होता है या फिर ट्रस्ट बनाने से ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलता है? दोनों ही है, मतलब जैसे ट्रस्ट तो टीम बिल्डिंग के लिए आवश्यक है, और फियर तो इतना सेंस ऑफ यूज़ ऑफ, हमेशा एक अंग्रेजी में कहावत है कि थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन यूज़ ऑफ फोर्स। तो भय से थोड़ा बहुत काम चला, ना हुई। भय से काम चल जाता है, उसको इस्तेमाल करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये भय होना चाहिए गलत आदमी के मन में कि हाँ साहब, अगर हम गलत करेंगे तो पकड़ जाएंगे। इतना भय पर्याप्त है, और फिर फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। आपके हिसाब से कौन ज़्यादा खतरनाक है, करप्ट ऑफिसर या साइलेंट ऑफिसर?
नहीं, करप्शन तो खैर अनएक्सेप्टेबल है। और दूसरी बात ये है कि ऑफिसर सब अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और सिस्टम में अभी इसको वैसे भी लोग समझेंगे जो अधिकारी काम कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत देर आप हो सकता है मौज काट लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो अच्छा काम, साफ सुथरा काम ही जो है सरवाइव करेगा। और यही सब लोगों का अनुभव है कि जो जिन्होंने अच्छा काम किया है वो है, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने करके दिखाया है कि अच्छा काम करने का नतीजा कहाँ तक आदमी जा सकता है, कितना राइज कर सकता है। स्टूडेंट कई बार जो है उनके कई सारे डाउट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि एक बार एसडीएम बन गए जीवन भर जो है बड़ा अच्छा मौज है या ये सब चीज़ें, औकात है, पावर है। आप थोड़ा सा गाइड करें, आप एक डीएम है, आपका क्या दिनचर्या रहती है, कभी टाइम वगैरह मिलता है आपको, किस तरह से नहीं, रहता है? पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पावर है फॉर पब्लिक। और वो बाद में जैसे बच्चे होते सोचते हैं कि हाँ सब वहाँ पे बिल्कुल ग्लैमर सा है, तो ग्लैमर उस सेंस में तो रियल लाइफ होती है। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर है। तो रियल लाइफ में तो आपको चैलेंजेस हैं, अच्छे सुखद अनुभव हैं इस नौकरी में आप आते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कानपुर देहात में मैं जिलाधिकारी के पद पर था, तो मैं राष्ट्रपति निवास में महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी से मेरा 1-1.5 घंटे उनकी लाइब्रेरी में बैठ के बात हुई। तो ये सौभाग्य मिलते हैं कि बहुत सारे मतलब चाहे वो फिल्म स्टार्स हो सकते हैं, क्रिकेट स्टार्स हो सकते हैं, वो सब मिलता है, लेकिन काम करने को है। और आपको काम में जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अगर आप में अच्छा सेवा भाव है, तो फिर आपको ये जो वर्ड आप भोकाल या जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो कानपुर के हिसाब से, तो मैं आप पाएंगे कि जो आपको सेवा भाव में या जो अच्छा काम करने का जो सुख है, तो चैलेंजेस हैं। और सरकार इतना ऑफिसर्स के संग इतना इन्वेस्टमेंट करती है, एनर्जी का करती है, प्रोटेक्शन देती है सरकार, फैसिलिटीज़ देती है, तो आखिर है तो सब इसीलिए कि आप काम करें। तो एक अच्छा जीवन आपको मिलता है, आप अपना परिवार अच्छे से चला सकते हैं और साथ साथ में आप खुद जिस सिस्टम से निकल के आ रहे हैं तो अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मतलब आप अपनी जो पोजीशन है उसको एंजॉय कर रहे हैं? आई वुड से कि आई हैव बीन लकी कि मुझे इतने मौके मिले हैं और मुझे इतना से काम करने का मौका मिला है, इतने एक्सपीरियंसेस मिले हैं। जैसे मैं नौकरी में आने के बाद में मैंने एमबीए किया, ब्रिटेन से मैं एमबीए किया जी। भारत सरकार ने मुझको 2008-9 में बीच भेजा था, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से मैंने एमबीए किया पीसीएस ऑफिसर रहते हुए। तो वो एक एक्सपीरियंसेस लाइफ के यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने रिप्रेजेंट किया है कॉन्फ्रेंसेस में इंडिया को भी, जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है एपीओ करके। तो उसका एपीओ में मैंने हेडक्वार्टर्स में, मतलब वहाँ से मेरा एसोसिएशन था, तो मैंने फीजी में कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, इको सिटीज़ में, मैंने ताइवान में कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है। तो सरकारी नौकरी में बहुत मौके मिलते हैं। तो ये जो लाइफ का जो पूरा एक कैलेडोस्कोप है, इंद्रधनुष है, वो करने का मौका हमारे सिविल सर्विसेज से मिलता है। तो जो लोग आए उनको अच्छा मिलेगा, अच्छा अनुभव मिलेगा, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन असली मज़ा सभी तभी आएगा जब आप काम को समझें, पब्लिक के भाव को समझें, सरकार की प्रायोरिटीज़ को समझें, और मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये मैं ज्ञान जी कहूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग की नींद पूरी होने में हो सकता है उतनी ना पूरी हो पाए, क्योंकि काम होते हैं, आगे पीछे होते हैं, चुनाव में या बहुत सारा स्ट्रेस भी आता है। लेकिन जीवन तो ऐसे उतार चढ़ाव का नाम है, और जीवन में जो लोगों ने काम किया है वो हमेशा ही मैंने देखा है कि ज़्यादा सुख रहता है। जो दाएं बाएं बचते हैं वो उतना खुश, मेरे ख्याल से नहीं उतना खुश पाते हैं। और जो लोग काम करते हैं वो एनर्जेटिक रहते हैं और अच्छा मौका मिलता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, एक जिम्मेदारी मिलती है। तो पावर है विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, विद ड्यूटीज़ हैं, विद फ्रेमवर्क ऑफ लॉ है। फैमिली वगैरह से मतलब जो फैमिली टाइम वगैरह निकाल पाते हैं डेली? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं निकाल पाते हैं, फैमिली टाइम एक रखा है। बार हमारी टीम गई थी आपसे जो इंटरव्यू के लिए बात करने, तो आपके पास बड़ी फाइलें वगैरह रखी थी, रात में शायद 8-9 बजा था, तो उस टाइम तक इतना काम करना पड़ता है? हाँ, डिपेंड करता है, वेरी करता है। और फैमिली तो बिल्कुल टाइम है, खूब है, बच्चे हैं, उनको आप समय दे सकते हैं, छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं कभी कभी। और अलग अलग पदों की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, कुछ पदों पर ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं, कुछ पे कम होती है, परंतु ओवरऑल आपको अपनी फैमिली के लिए भी टाइम मिलेगा, ऐसा कोई समस्या नहीं। कोई कहे कि मुझे फैमिली को देखा नहीं मैंने, तो मैं तो नहीं मानता। मुझे लगता है कि मैंने भी काफ़ी छुट्टियाँ ली हैं जब मैं अलग अलग पदों पर था। कोई रिग्रेट रहा है जीवन में? मुझे मतलब इफ़ आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट, तो मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं रहा है। फिर से अगर आप युवा हो जाएं तो क्या बनना चाहेंगे? मान लो आप 16 साल, एक इमेजिनरी क्वेश्चन है वैसे, कि अभी आपके पास मौका, एकदम खुला करियर है, आप इस समय आप किस करियर को ऑप्ट करेंगे? आई थिंक आई विल स्टिल लाइक टू, मतलब मैं इसी को करना इसलिए चाहूँगा क्योंकि अब तो और ज़्यादा समझ है कि इसको मैं और अच्छे से कर सकता हूँ। तो अगर ये मेमोरी मेरे पास रहे कि अच्छे कार्य करने की, तो मैं समझता हूँ कि फिर आप एकदम ही, अगर मान लीजिए युवा होते तो आई डोंट नो, मतलब ये तो फिर सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है या ज्ञान जी। बट येस, आई एम लकी एंड आई फील थैंकफुल टू गॉड एंड टू माई पेरेंट्स ऑल्सो कि मुझे ये मौका मिला। और सरकार का मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ सरकार ने दी हैं, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। कानपुर की जनता से आप संवाद कैसे, कम्युनिकेशन कैसे बनाए रखते हैं लगातार? हाँ, मुझे ये इस विषय में काफ़ी श्रेय लोगों ने दिया। तो मैं कानपुर की जनता, एक तो मैंने कहा शानदार लोग हैं,
तो अगर आप हार्टफुली सुने लोगों को, जैसे एक माइंडफुली है एक हार्टफुली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माइंडफुली तो खैर सुनता हूँ, और साथ में हार्टफुली कि अगर सामने वाले की पीड़ा में समझने की कोशिश करूँ, जी। तो अगर वो समझ लें तो आसानी से समाधान निकलता है। दूसरा, जैसे जैसे हम लोग को अनुभव हो गया लाइफ का इतना, तो हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को ज़रा आसानी से पकड़ लेते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ उनके भाव को भी समझूँ, उनके प्रॉब्लम की जो जटिलता है, उसकी जो लेयर्स हैं उसको समझूँ, और फिर कोशिश करते हैं, हमारी पूरी टीम है ऑफिसर्स की, और आई ट्राई टू कनेक्ट टू द पब्लिक ऑल्सो। और जीवन में मतलब इसमें तो वही वाला है कि गांधी जी का जो भजन है, जो मेरा प्रिय भजन भी है, कि वैष्णव जंत तैने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। तो ये जीवन का मंत्र मेरा भी है। तो मैं समझता हूँ कि कनेक्ट होता है पब्लिक से, और पब्लिक की पीड़ा सुनने के लिए जनता दरबार का सिस्टम है, जनता दिवस का सिस्टम है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि डीएम लेवल पे अधिकारी भी पब्लिक से रोज़ मिलें, जो कि मैं भी करने की कोशिश करता हूँ डेली, और पब्लिक से अच्छा कनेक्ट होता है, रियल ग्राउंड बातें भी समझ में आती हैं, और एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस भी होता है। विनम्रता भी आदमी सीखता है जब आदमी समझता है कि कितनी कितनी क्या इश्यूज़ हैं, क्या पीड़ाएँ हैं। एक लाइन में अगर आपको बताना हो कानपुर को बेहतर बनाने की कुंजी। हमें लगता है कि हमें कुछ और डिसिप्लिन हमारा और बढ़ जाए, क्योंकि अभी मैं हाल में कुछ एक पॉडकास्ट देख रहा था कि जो लोग कहते हैं डिसिप्लिन जो है हमें रेस्ट्रिक्ट करता है, जबकि उनका कहना है कि डिसिप्लिन इज़ फ्रीडम। अगर आप डिसिप्लिन होंगे, अगर आप खाना पीने में डिसिप्लिन आपका है, तो आपकी फ्रीडम होगी बीमारियों से। अगर आपका पढ़ने लिखने में स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन है, तो कल को जो केओस आता है लाइफ में कि कुछ करने को समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे बचते हैं। अगर आप अपनी फिटनेस पे ध्यान रखते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, तो आपका उससे बीमारियों से आपको आज़ादी मिलती है। तो डिसिप्लिन इज़ द रियल फ्रीडम। डिसिप्लिन इज़ नॉट द रिस्ट्रिक्शन, डिसिप्लिन इज़ द रियल फ्रीडम। यदि हम सब डिसिप्लिन करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, सड़कों में अपनी लेन में चलें, तो इस डिसिप्लिन के लिए पब्लिक को हमें और जोड़ने की ज़रूरत है, जो कि हम लोग पुलिस विभाग और हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, और मेरा ये प्रयास आगे भी रहेगा कि डिसिप्लिन हमारा जो सभी नगरवासियों का है, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं, पब्लिक भी शामिल है, वो हम बढ़ाएं। जो डिसिप्लिन से सबको फ्रीडम बढ़ जाएगी, केओस कम होगा, रिस्ट्रिक्शंस थोड़े से होते हैं, परंतु सबका जो फ्रीडम है वो बढ़ जाएगी। जो लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मतलब एक दो बार सफल नहीं हो पा रहे हैं? अगर उसको मुझे, अब मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि सबसे आसान काम है उसमें सेलेक्ट होना, क्योंकि सिलेबस दिया हुआ है पहले से, टॉपिक्स भी हैं, मतलब सब टॉपिक्स भी हैं, उसके छोटे मतलब पॉइंट्स भी हैं, पिछले 20 25 30 सालों के क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकते हैं। तो कोई हिस्ट्री तो रोज़ बदल नहीं सकती है, आर्ट एंड कल्चर तो रोज़ बदल नहीं सकता है, तो सिलेबस आपके सामने है, बुक्स रिकमेंडेड आपके सामने हैं, आपको बस फोकस करना है बस थोड़ा सा। तो साल 1.5 साल की मेहनत करके कोई भी एक जनरल अवेयरनेस का, जनरल आईक्यू का व्यक्ति भी निकल सकता है, क्योंकि यहाँ कोई सिविल सर्विसेज में कोई साइंटिस्ट या रॉकेट साइंटिस्ट नहीं ढूंढे जा रहे हैं, कोई बड़े बड़े पेंटर। क्या 3 क्वालिटीज जरूरी है एक स्टूडेंट? आई वुड से कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लगातार पढ़ें। अगर आप 365 दिन में से 340 दिन पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि हर शादी में पहुंच गए और हर बर्थडे मनाने लगे और अब हम घूमने निकल गए तो अब 5 दिन बाद लौटेंगे, तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो जो बच्चे साल 1.5 साल 2 साल का डिसिप्लिन कर सकते हैं, जो कंसिस्टेंट रह सकते हैं, जो फोकस कर सकते हैं, और जो एक नया चैलेंज हमारे सामने नहीं था, वो जो डिजिटल जो है डिटॉक्स की ज़रूरत है, जो डिजिटल अल्कोहलिज्म जो है इस समय, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी कंपनियों ने डिज़ाइन ऐसा किया है कि वो जो सेरोटोनिन एंड डोपामिन आपका रिलीज़ होता है स्क्रीन को रब करते रहने से, वो बहुत एडिक्टिव है। तो डिजिटल डिटॉक्स जो है या डिजिटल अल्कोहलिज्म से बचना जो है, वो बच्चों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और वो अगर ऐसा कर सकते हैं, फोकस रख सकते हैं, कंसिस्टेंट हो सकते हैं। और जो लास्ट बात मैं कहूँगा वो है अपने आप में विश्वास करना। लोग, मेरे पास बहुत सारे बच्चे कभी कभी आते हैं, वो कहते हैं साहब कैसे होगा, कैसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा डाउट ही क्यों कर रहे हैं यार, आप अगर चल फिर रहे हैं, अगर आपका जनरल आईक्यू भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइंटिस्ट, यहाँ कोई नासा का साइंटिस्ट नहीं सरकार ढूंढ रही है, एक सजग व्यक्ति को ढूंढ रही है, एक सिस्टम ढूंढ रहा है सजग संवेदनशील व्यक्ति को, जो चीज़ों को समझ सकता है, जनता से कनेक्ट हो सकता है, पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है, और पब्लिक को अपना रिजल्ट दे सकता है। तो जनरल अवेयरनेस का व्यक्ति कर सकता है। अब कई बच्चे डाउट से स्टार्ट करते हैं, होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा। मैं तो उनसे ये पूछता हूँ कि क्यों नहीं होगा ये पहले बता दो। तो जो सोचते हैं ये नहीं होगा, तो पहले उनसे पूछा जाए क्यों नहीं होगा, आप एक कारण बता दीजिए कि नहीं होगा। क्योंकि भाई सिलेबस सामने है, सिंपल चीज़ें हैं, इंटरमीडिएट लेवल का जनरली नॉलेज पूछा जा रहा है, पीसीएस में ऑप्शनल नहीं है इस समय। तो आपको मतलब प्रॉब्लम क्या है फिर?
ट्वेल्थ लेवल का एनसीईआरटी की बुक्स पढ़कर या जो भी अच्छे राइटर्स हैं, जो भी अच्छी बुक्स हैं कोर्स की, सिलेबस की, जिसकी भी है, वो पढ़कर आप सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? मिशन जैसे आजकल बहुत बढ़ गया, शॉर्टकट लोग अपनाना चाहते हैं, जल्दी 2-3 पेज पढ़ के लोग होना चाहते हैं बीसीए। शॉर्टकट तो लाइफ में कभी नहीं होते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं, और स्लॉग तो करना ही पड़ता है। जो लाइफ में जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो तो शॉर्टकट से कभी नहीं मिलती हैं, और हमेशा ही जो मेहनत करते हैं, मैं सबसे पूछता हूँ, मैंने आपसे भी अभी जब बात कर रहे थे हम लोग, कि मुझे कोई उदाहरण बता दे कि उनके आसपास कोई भी बच्चा, कोई भी जिसको देखा उन्होंने, कोई स्टूडेंट को, कि जो बहुत मेहनत करता हो उनकी अपनी समझ में, निजी समझ में, और सेलेक्ट ना हुआ हो या कुछ सक्सेस ना मिली हो, तो नहीं मिलेगा। 19-20 हो सकता है, कभी लक से, कभी रैंडमनेस से, कभी ईश्वरी कृपा से, लेकिन सेलेक्ट तो कहीं ना कहीं आदमी होगा। तो बट विश्वास अपने ऊपर करे, फोकस करे, डिजिटल एल्कोहलिज्म से बचे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बाधा है। और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं। हरियाणा के बच्चे यूपी में आ रहे हैं, तो यूपी के बच्चे भी एमपी या हरियाणा या उत्तराखंड जा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम? राजस्थान जा सकते हैं, जा भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो करना चाहिए सबको। यूपी में सर थोड़ी ओपन पॉलिसी भी है ना, कई सारे स्टेट एक्चुअली यूपी वालों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। एक ही अपनी की भाई आपने 10th इसी स्टेट से किया, वो सब पॉलिसीज़ हैं कुछ। देखो, इसका भी आसान जवाब ये है, मुझे याद है मेरी सिस्टर ने जब एक बार पीसीएस में, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें पीसीएस में मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो उसमें कुल 90 पोस्ट थी, टोटल 90 जी। उसमें 20 एसडीएम की थी, मुझे याद आज तक है, और 20 डिप्टी एसपी की थी, 40 हो गई, और बाकी 50 में सब था। तो 100 से कम पोस्ट थी एक साल में, सिर्फ 90। अब 650, 700, 1100 तक पोस्ट में देख रहा हूँ पीसीएस में कभी कभी आती हैं। तो मैंने कहा दीदी ये 90 लोग ही हो रहे हैं इस बार, तो इसमें एसडीएम तो 20 ही हैं, तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कितनी पोस्ट चाहिए? एक ही चाहिए। तो मैंने कहा एक तो चाहिए। तो कहना एक में क्या प्रॉब्लम है, एक तो है ना। तो जब तक एक भी है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको? अभी सर कुछ लोग जैसे पीसीएस के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, है ना, मेंस का रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू में एक्चुअली में यूपी पीएससी आयोग क्या क्या देखना चाह रहा है स्टूडेंट को, आप प्लीज़ बताएं तो। हाँ, जैसे पहले तो बात अगर मुझे कहें, चूँकि इंटरव्यू में मेरा फेजेस थे, मतलब जो शुरुआत के इंटरव्यूज़ मेरे उतने अच्छे नहीं हुए, फिर मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में थे, उन्होंने मुझे करेक्ट किया बहुत। तो जैसे सवाल को पहले पूरी इज्जत दें, सवाल को सुने पहले। कभी कभी हम लोग एंग्जाइटी में, जल्दबाजी में सवाल सुना नहीं, या सवाल का एक पोर्शन पकड़ा, और एंग्जाइटी होती है स्टूडेंट, नेचुरल है, तो जवाब पहले से देने लगे। तो सवाल को सुनना ध्यान से है, सवाल को पूरी तवज्जो देनी है, रिस्पेक्ट देनी है उसको सवाल को। कई बार शुरुआत में सवाल जो इंटरव्यू बोर्ड पूछता है वो आपको कंफर्टेबल करने के लिए भी पूछता है, और आप मतलब हो सकता है कि आप सोचेंगे अरे ये तो बहुत आसान सवाल है, फिर आप ओवर रिलैक्स हो गए। तो आपको सवाल को ध्यान से सुनना है, तवज्जो देनी है, और सवाल के पहलुओं को सोच के बताना है। दूसरा जो है कि आपकी जो रियल नॉलेज है, एकेडमिक नॉलेज, उसकी परीक्षा हो चुकी है, जी। प्रीलिम्स में हो चुकी है और मेंस में भी हो चुकी है। अब आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो इंटरव्यू वो देखेंगे कि साहब आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे देख रहे हैं, या उसके सारे पहलू समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एग्जैक्ट आंसर वो नहीं ढूंढ रहे होते हैं, एग्जैक्ट वो देखते हैं कि साहब ये बच्चा जो सिविल सर्वेंट कल को बनेगा, जी। लाइफ में हमेशा ब्लैक एंड वाइट उस तरह से नहीं होता, ग्रे एरियाज भी होते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। दूसरा है कि सवाल कभी आसान होगा, कभी टफ होगा। अगर टफ सवाल है, आपको नहीं आता है, तो क्या आप इतने ईमानदार हैं कि साहब आई एम सॉरी, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, फिर भी मुझे इतना पता है, परंतु आई एम नॉट वेरी श्योर कि सही है कि नहीं सही है। आप में ईमानदारी है कि नहीं है। तो वो इंटरव्यू बोर्ड देखता है कि जो सवाल आपको नहीं आ रहा था उस पर आप ईमानदार थे या ब्लफ तो मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इंटरव्यू बोर्ड आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखता है, तो कोशिश करिए कि अपना प्रैक्टिस कर लें, घर में जो सीनियर लोग हैं वहाँ करें, मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जी। जो प्रोफेशनल आपके एडवाइजर्स हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बेसिक ईमानदारी आवश्यक है, क्वेश्चंस को रिस्पेक्ट देना आवश्यक है, और ये आवश्यक है कि आप सवालों की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ लें, और सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड का पॉज लेके जवाब दें। तो आप डीप ब्रेथ से जवाब देंगे तो रिलैक्स होकर जवाब देंगे, और इंटरव्यू बोर्ड इसको अप्रिशिएट करता है कि इस बच्चे ने सवाल को समझने की कोशिश करी है, ही हैज़ टेकन टाइम टू रिस्पॉन्ड ऑल्सो, एंड ही इज़ रिस्पेक्टफुल टू द सर्कमस्टांसेस, कि अगर सवाल टफ है, स्पिन है सवाल में, तो ही इज़ एडमिटिंग ऑल्सो कि सर मुझे नहीं आता है। और मैं आपको बताऊं, शुरुआत में मैं कमियां थी मेरे अंदर, मैं भी थोड़ा जल्दी बहुत कर लेता था। तो फिर मुझे किसी ने टोका हमारे घर में कि तुम्हारे सवाल के बहुत जल्दी तुम बोलते, तो जस्ट टेक योर पॉजेज, कोशिश करिए कि आराम से बात करें जी। और अभ्यास कर ले घर में। वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं,
वो सब कुछ रीड कर सकते हैं मैक्सिमम चीज़ें। तो कोई ब्लफ व्लफ ना करें और मेहनत करें, और नॉलेज का टेस्ट हो चुका है, याद रखें। ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ये आपके ईमानदारी का, आपके नीयत का, आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझकर जवाब देने की कैपेसिटी का टेस्ट है। और जो बच्चे हैं, यूपी के बच्चे इतने स्मार्ट हैं, मैं समझता हूँ करेंगे, अच्छा करेंगे। जी। हॉबीज़ हैं आपकी कोई? हाँ, बिल्कुल है। मेरी ट्रैवलिंग और मेरी रीडिंग और राइटिंग मेरी हॉबी है। ट्रैवलिंग में कहीं गए हैं? मतलब हाँ, मतलब सभी जगह जा चुका हूँ उस टाइम में। भारत में तो कोई जगह छूटी नहीं है। अच्छा, और इंटरनेशनली? इंटरनेशनली भी मुझे आई बीन लकी कि मुझे सरकार ने ही भेजा था मुझे बर्मिंघम, तो मैंने यूरोप भी उस समय घूमा। और उसके अलावा भी मुझे सौभाग्य है कि मैं और देशों में भी घूमा हूँ, पर सरकार की अनुमति लेके। बहुत इधर तो नौकरी के प्रोफाइल्स में उतना छुट्टियाँ नहीं संभव है, ना ही इतना मौका है, परंतु यस, भारत में भी इतना सुंदर देश है, जहाँ जाइए तो अपने परिवार के साथ में घूमिए और बहुत ही लर्निंग होती है। एक चाइना में कहावत होती है कि 1000 किताबों का ज्ञान 1000 कदम चलने से मिल जाता है। तो जो लोग ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं वो बहुत सीखते हैं, तेज़ी से सीखते हैं। और रियल वर्ल्ड और भारत जैसा खूबसूरत देश तो घूमना ही चाहिए। जी। एक शब्द में बताएं, जीवन क्या है? एक चुनौती है, एक अपॉर्चुनिटी है, और एक अगर कहें तो माया भी है। धर्म क्या है? जो सेवा करे, जो जिसका धर्म, जैसे मेरा धर्म पब्लिक का काम करने का है, तो वही धर्म है उसके लिए। स्टूडेंट का धर्म क्या होना चाहिए? फोकस करना और निडर होकर पढ़ना, जी। सफलता क्या है? जिससे चैन मिले, सुख मिले। क्या IAS PCS की तैयारी में वही प्लान भी वाला आ गया? मतलब क्या आप रिकमेंड करेंगे आजकल के कंडीशन को देखते हुए? हाँ, अपॉर्चुनिटी देखिए मैंने कहा बहुत सारी, चूँकि आपका स्पेशलाइजेशन उस पर है और जो हमारे ऑडियंस भी होगी तो काफ़ी है, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब मैं समझता हूँ सिविल सर्विसेज में भी हैं, यूपी PCS में भी हैं, उत्तराखंड PCS में भी हैं, MP में है, राजस्थान में है, हरियाणा में, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो यस, दे शुड ट्राई। अगर सर मान लीजिए जैसे आजकल जो है कई सारा स्टूडेंट बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ। मान लीजिए जो है 3-4 बार किसी स्टूडेंट ने दिया, कब तक उसको सिविल सर्विसेज में लगे रहना चाहिए? नहीं, अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो 12th फेल फिल्म देख ले मेरे ख्याल से। अगर वो मनोज मिश्रा जी उन परिस्थितियों में सफल हो सकते हैं और चौथे अटेम्प्ट में सफल हो सकते हैं, तो आई वुड से कि थकना तो बेकार है। रहना चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, प्रयास करना चाहिए, और ईमानदारी है तो यू नीड टू बी लकी ओनली वंस। तो आप एग्ज़ाम भले 10 दे दें और 10 पास भी कर लें, लेकिन नौकरी तो एक ही करेंगे। यू हैव टू बी लकी ओनली वंस। कानपुर वालों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? भाई, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला है। और आई रियली लाइक ऑल पीपल ऑफ कानपुर। मुझे बहुत स्नेह, बहुत प्रेम मिला है, और सभी का मैं इसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपके माध्यम से भी ये आभार आपकी ऑडियंस तक पहुँचाना चाहूँगा कि मैं जीवन के अपने पड़ावों में कानपुर का अपना ये प्रवास, जो अभी सिर्फ 9 महीने का ही है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड हूँ, और फुल ऑफ हार्टफुल थैंक्स है कानपुर वालों के लिए। कोई रिक्वेस्ट कानपुर वालों से? ऐसे ही मस्त रहें। और मैंने कहा कि थोड़ा सा डिसिप्लिन अगर हम लोग अपना सड़कों पर निस्तारण में, कूड़े में, सीवेज में बढ़ा लेंगे, Rules वगैरह। तो हम सबका फ्रीडम बढ़ेगी। डिसिप्लिन, मैंने कहा डिसिप्लिन जो है, जो वो है, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो फ्रीडम को इंश्योर करने वाला है। जी। तो आई विल रिक्वेस्ट दैट। युवाओं को कोई सर संदेश देना चाहेंगे? आपको बहुत सारे युवा सुनेंगे क्योंकि इससे माध्यम। नहीं, युवाओं में बहुत ऊर्जा है, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरे से अधिक जानते हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन बस वो डिसिप्लिन है, और जो उनके माता पिता घर में हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनको बाद में वो मानते हैं। जैसे ये पूरा एक कहावत शायद आपने भी पढ़ी हो कहीं, कि जब तक एक बच्चा ये समझता है कि उसके पिता को उससे अधिक पता था, तब तक वो खुद पिता हो चुका होता है, और उसके बच्चा उसको नहीं मान रहा होता है कि मेरे पिता को पता है। तो जस्ट जो जो विजडम है, जो नॉलेज है, तो हो सकता है कि नॉलेज तो बच्चों के पास ज़्यादा है, बट विजडम एक्सपीरियंस से भी आती है। विजडम आपके माता पिता से आती है, आपके दादा दादी से आती है, परिवार से आती है, सोसाइटी से आती है। तो नॉलेज में बच्चे, युवाओं, आपसे यही कहना है कि आपके पास बहुत नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, ऊर्जा है आप लोगों में, हम लोगों से अधिक स्मार्ट आप लोग हैं, बट विजडम को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। और जो भारतीय सामाजिक परिवेश है, वो विजडम को साथ जोड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो भारतीयता की जो ये एक स्ट्रेंथ है कि नॉलेज विजडम के साथ चलती रही है, और इसी कारण से भारत रहा था इतना आगे, तो उसकी आवश्यकता है। जो IAS PCS की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं, उनको नॉलेज लेने के लिए पढ़ना चाहिए कि सिलेक्शन लेने के लिए? नॉलेज अगर आपकी बढ़ाएंगे, तो नॉलेज को जब आप एक फ्रेमवर्क में ढालते हैं, डिसिप्लिन में ढालते हैं, नॉलेज को एग्ज़ाम के हिसाब से जब आप डबटेल करते हैं, अगर हम लोग कहें, तो वो सफलता ले आएगी।
नॉलेज वैसे भी अच्छा है, सब कुछ पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए जब पढ़ता था तो मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ या पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, अभी मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। पढ़ने का टाइम मिल जाता है इतने बिजी शेड्यूल? हाँ, कम मिलता है लेकिन मिल जाता है, यस मिल जाता है। अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं? अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं, मुझे लगता है कि हाँ अभी मेरे पास डीएमशिप के लिए भी 2-3 साल हैं, उसके बाद कमिश्नर का प्रमोशन सचिव लेवल पर ड्यू है, वो देखते हैं। और मुझे लगता है कि हाँ गवर्नमेंट ने मुझे मौके दिए हैं और गवर्नमेंट इज़ काइंड टू मी, और ऐसे मौके मिलते रहेंगे तो जो पब्लिक की सेवा कर सकता हूँ करता रहूँगा। कोई ऐसा देश जहाँ आप घूमना चाहते हैं आदि? बड़े देश तो मैं सारे घूम चुका हूँ काफ़ी सारे, तो ऐसा कोई विशेष तो नहीं है, बट मे बी भूटान को कहते हैं कि हैप्पीनेस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, मे बी भूटान। तो जाना है वहाँ पे? यस आई मे गो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू ज्ञान जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू योर ऑडियंस ऑल्सो। जी सर, धन्यवाद।